पहले जो है मैं थोड़ा सा आपका रिव्यू लेना चाह रहा हूँ कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों का क्या रिव्यू है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंपाइलर कंस्ट्रक्शन? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है, कंपाइलर जो इजी है सब्जेक्ट है, टफ है, पहले पढ़ा हुआ है, रिपीट कर रहे हैं, या कोई आइडिया है, पहले कभी कंपाइलर बनाया है किसी सब्जेक्ट के अंदर? जी जी सर, पढ़ा हुआ है, 2 बार फेल हुए, मुश्किल है। माशाल्लाह, 2 बार फेल है। आप तो फिर सीनियर सिटीजन है हमारी क्लास के। जी सर जी, इसी की वजह से सीनियर सिटीजन हुए हैं। ठीक हो गया। कैसा सब्जेक्ट है? मैडम मरीम ठीक की टफ वजह है? से काफी ज्यादा सीनियर सिटीजन हुए हैं। नहीं सर, 1 साल मिस भी किया था मैंने। कैसा सब्जेक्ट है ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन? इजी है कि टफ है? सर जी, सब्जेक्ट ऐसा है कि मतलब पढ़ते भी रहे ना तो पेपर में वो क्वेश्चन आता है जो लगता ही है तो पढ़ा ही नहीं हुआ। सर वो डिपेंड करता है अपनी करतूत पे। क्या कोई और बंदा जो न्यू कमर हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। जी माहम, आप बताएं, कुछ सुना है इसके बारे में? कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या सब्जेक्ट होगा? सर स्टूडेंट से सुना है कि बहुत ज़्यादा टफ है। मसलन टफ से मुराद क्या होता है? प्रोग्रामिंग मुश्किल है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मुश्किल है, क्या चीज़ मुश्किल है? प्रोग्रामिंग ये सब कहते हैं कि इसकी कुछ समझ ही नहीं आती है, जितना मर्जी समझ लो पता ही नहीं चलता है। सही। ज़ैनब सरफराज। जी सर। सर इसका जो ऑटोमेटा था जो सब्जेक्ट, वो भी हमें बहुत टफ लगा था, तो ये भी उसी तरह टफ ही कहते हैं, सबके इसी तरह टफ है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले भी हैं उनके भी इतने कोई अच्छे मतलब पासिंग नंबर ही हैं इसमें, तो उनको देख के लगता है कि टफ है। अमार अहमद। अच्छा, कुछ बंदे कह रहे हैं कि इसकी हमें थ्योरी समझ नहीं आ रही, कोई बंदे कह रहे हैं कि नंबर कम आता है, और कोई कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इस कोर्स के अंदर डेफिनेटली जो है इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो है एक फुल फ्लैज जो है कंपाइलर बनाना आना चाहिए। कंपाइलर है क्या, वो आगे जाके देखेंगे हम। और कंपाइलर अगर आप लोगों ने बनाना है तो यू शुड हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये इसके अंदर डिफरेंट फेजेस कौन से हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इससे मिलके बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इस कोर्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, इसमें जो है आपके पास जो क्विज़ेज होंगे उनकी वेटेज थोड़ी सी कम है। कोशिश ये करेंगे हम सरप्राइज क्विज कर लें एक दो, जो बेसिक बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट हैं मोटे मोटे, और असाइनमेंट्स की जो वेटेज है वो थोड़ी ज़्यादा है। देख रहे हैं फाइनल की और असाइनमेंट्स की वेटेज तकरीबन इक्वलेंट है। असाइनमेंट्स की वेटेज इसलिए है कि आपकी जो छोटी छोटी असाइनमेंट्स जो मिल के है वो मिल के आपकी जो एक बड़ी असाइनमेंट एक बड़ा कंपाइलर बनाते हैं एट द एंड जाके, तो इसलिए असाइनमेंट्स की वेटेज जो है, और प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओगे जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं। तो ये हमारी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो प्री रिक्विजिट है उसके अंदर, चूंकि ये आपका फाइनल सेमेस्टर का कोर्स है, तो इसमें तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से लेकर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा तक। हर सब्जेक्ट का जो है वो डिफरेंट रोल होगा, तो आपको जो है इस वीक के अंदर ये थोड़ी थोड़ी जो मोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के वो ले लेने चाहिए।
सो वी स्टार्ट विद द कंपाइलर्स कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है जी, जो कि डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बना हुआ है और उसका काम क्या होता है, that do the translation from human readable to machine readable, ठीक है जी। जो हम जिसको इंसान जो है, जैसे आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको जो है लो लेवल लैंग्वेजेस जो आपका कंप्यूटर है जिसमें वो परफॉर्म करता है, उसके अंदर उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने का जो काम है उस सिस्टम के जिम्मे होता है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट डू द ट्रांसलेशन फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल टू मशीन रीडेबल्स। ये डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। Why do we study the compilers? इसके बहुत सारे मकसद हैं आपके कि why we study the compilers। सबसे पहला जो बेसिक पर्पस है, बिल्ड अ लार्ज एम्बिशियस सॉफ्टवेयर सिस्टम। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने अब तक जो है एक बड़ा सिस्टम डेवलप किया होगा। तो कंपाइलर के अंदर जो है डिफरेंट आप देखोगे फेजेस हैं, हर फेजेस का पूरा एक सिस्टम में डेवलप होता है और ये फिर सिस्टम सारे मिल के जो है एक ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करते हैं। सी थ्योरी कम टू लाइफ। अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर डिफरेंट CFGs के, और आपने देखे होंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली जो है हम यूज करेंगे कि किधर ये इनकी एप्लीकेशन आ रही है। लर्न हाउ टू बिल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है जी। हम ये इस कंपाइलर पढ़ के हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती किस तरीके से हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व, जब हम टोकन बनाएंगे, जब हम डिफरेंट लेक्सिम्स बनाएंगे, आगे जाके देखेंगे तो ये हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी लैंग्वेजेस, फिर हम इसमें रूल्स किस तरह रख सकते हैं, उसमें हम जो है किस किस तरह की जो है परमिशंस दे सकते हैं। लर्न हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क, लर्न ट्रेड ऑफ्स इन द लैंग्वेज डिजाइन। ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह आगे जाके इसको देखेंगे। ये जी सबसे पहला जो कंपाइलर बनाया था वो थी ग्रेस हॉपर, ठीक है जी। सबसे जो पहला वो कंपाइलर जो बना था वो इन्होंने बनाया था। गालिबन इनकी जो एज थी उस वक्त थी 38 या अराउंड 40 ईयर्स की। तो शी वाज द फर्स्ट लेडी रियर एडमिरल, इन्होंने आपका जो है, और इनको उससे पहले जो है कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। एट द एज ऑफ यानी कि 38, 39, 40 की एज जो है वो अच्छी खासी एज होती है। फिर प्रोग्रामिंग सीखना और फिर जाके जो है कंपाइलर डेवलप करना, इट्स अ बिग टास्क। तो ये सब आप ये जो है आपके लिए एक मोटिवेशन भी है कि आप लोग जो हो इसको एज ए जो है, अगर आपको कहते हैं प्रोग्रामिंग हमें नहीं आती, प्रोग्रामिंग हमें मुश्किल लगती है, तो आप इसके लिए आपको ये मोटिवेशन हो सकती है कि आप जो प्रोग्रामिंग सीख लो। और अगर ये लेडी कर सकती हैं 38 और 40 ईयर्स की उम्र के अंदर, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो इनका नाम आपने याद रखना है। तो ये होता है जी कंपाइलर आपका। अगर इसको जो है हम एक हाई लेवल पिक्चर के अंदर देखें तो ये आपका कंपाइलर होता है। सोर्स कोड जो है इसका इनपुट होता है, ठीक है जी। सोर्स कोड ये इनपुट लेता है और हमारे पास जो है कंप्यूटर लैंग्वेज को ये जनरेट करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज तकरीबन सबको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो मुझे बताएगा कंप्यूटर लैंग्वेज की बात क्या है यहाँ पर। अब्दुल्ला रज़ाक। सर जी असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ऐसी लैंग्वेज जो नाम से जाहिर है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। कंप्यूटर हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं करता, हम उसे कहते हैं कि नोट पैड खोलो और जो है इसके अंदर आप जो है डिफरेंट मुझे एक ऐसे लिख के दे दो, वो हमारी बात तो नहीं मानेगा। हमें एक इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी और इंस्ट्रक्शन को जो है वो डिकोड करना पड़ेगा। फिर उस डिकोडिंग को पीछे जो है वो एक कोड होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज।
थोड़ा सा अगर हम इसका डिटेल पिक्चर देखें तो सोर्स प्रोग्राम जो है कंपाइलर लेता है और एक दरमियान में असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो जनरेट करता है। असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ी है, इसका असेंबली लैंग्वेज से जो है असेंबलर जो है वो आपका मशीन कोड जनरेट करता है। असेंबली लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड assembler that produce relocatable machine code as its output। ठीक हो गया जी। तो कंपाइलर ने आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया और वहां से जो आपका डिफरेंट असेंबलर्स हैं उन्होंने आपके रिलोकेटेबल कोड आपके प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। रिलोकेटेबल कोड्स क्या होते हैं? एनीवन? नाम से जाहिर है, अक्सर चीजें जो टर्मिनोलॉजी होती हैं वो उसके नाम से पता लग जाती है। रिलोकेटेबल मशीन कोड, जिनकी लोकेशन जो है हम री कर सकें, चेंज कर सकें बार बार। ठीक है, एनीवन? नहीं सर, इसका नहीं पता। रिलोकेटेबल सर आपने जैसे बताया वो तो थोड़ा सा पता चला, लेकिन ये पता नहीं चलता। आपका जब आप जब अपना एक, चलो मैं मिसाल समझाता हूँ आपको। आप जब नोट पैड या आप कोई भी प्रोग्राम C++ का बनाते हो, हेलो वर्ल्ड का, उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं और वेरिएबल जो है आपको रैम के अंदर से एलोकेट होते हैं। ठीक हो गया? अब वो जो आपको मेमोरी असाइन हुई है, क्या वो मेमोरी हमेशा कॉन्स्टेंटली वहीं से असाइन होगी या डायनामिकली आपको जो है डिफरेंट एड्रेस स्पेस मिल जाएगी? सर रैम मेमोरी तो हमेशा के लिए नहीं असाइन होगी। डिफरेंट आपको जो है हर दफा एक जो है नई हमेशा एड्रेस आपको मिलेगा जहां से आप अपनी एड्रेस स्पेस जो है उस प्रोग्राम की स्टार्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? जी सर। हर दफा जो आपका नया वेरिएबल या अरे बनती है वो डिफरेंट एड्रेसेस पे जाके बन रही होगी आपकी। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है एक डिफरेंट जगह से स्टार्ट हो रहा होगा। ओके जी, हाउ कंपाइलर वर्क्स। हम छोटी सी एग्जांपल से जो है कंपाइलर के वर्क को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। सपोज यू कोडेड अ कैलकुलेटर इन C++। छोटा सा C++ का एक प्रोग्राम है आपका जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। जो कंपाइलर है वो कंपाइल करेगा इसको एंड कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ठीक हो गया? और जो ये मशीन कोड है एग्जीक्यूटेबल, यू कैन रन इट एनी टाइम। एक दफा आपने इसको कंपाइल कर दिया, इसकी आपकी एग्जी बन गई और इस एग्जी बनने के बाद आप इसको बार बार कंपाइल नहीं करोगे। एक ही दफा आपने इसको कंपाइल करके रख दिया और इसको आपने एग्जीक्यूट करते रहना। इसके मुकाबले में एक चीज होती है इंटरप्रेटर। कंपाइलर के अंदर तो आपने एक ही दफा एग्जी बना दी, लेकिन इंटरप्रेटर के अंदर क्या होगा? इंटरप्रेटर के अंदर सोर्स प्रोग्राम आया और उस प्रोसेस ने लाइन बाय लाइन जो है आपके कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इसमें एग्जी नहीं बनेगी आपकी। ठीक हो गया? ये कंपाइलर की एक आप टर्मिनोलॉजी में कह लेंगे कि इंटरप्रेटर जो है ऐसा कंपाइलर होगा जो आउटपुट प्रोग्राम तो देगा लेकिन इसको ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा, लाइन बाय लाइन जो है इसको प्रोसेस करेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? ये अक्सर क्वेश्चन आपसे भी किया जाता है कि इंटरप्रेटर में और कंपाइलर में क्या फर्क है? एनीवन? सर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है उसको करता है एग्जीक्यूट, और जो कंपाइलर है वो उसको एज अ होल जो है उसको। एक और भी बताया, लाइन बाय लाइन और कंप्लीट करने के बाद एक और भी डिफरेंस बताया, एग्जी वाला। एग्जी नहीं बनती सर, बिल्कुल सही है, इंटरप्रेटर। ठीक हो गया। ये इनका प्रोसेस है। ठीक है,
कंपाइलर ने आपकी इंटरमीडिएट रिलोकेटेबल कोड बनाया और जो असेंबलर ने उसको जनरेट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या किया, इंटरप्रेटर ने लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को, डाटा को रन टाइम पे लेकर आ और उसको उसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। कंपाइलर इज ऑफलाइन एंड इंटरप्रेटर इज ऑनलाइन। कंपाइलर ऑफलाइन कैसे हो जाएंगे, आपकी एग्जी बन गई, कंपाइलर का काम खत्म। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में यू ऑलवेज नीड एन इंटरप्रेटर टू ट्रांसफर द टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज। आपने अगर हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब चेक करना है, कंप्यूटर से कोई चीज परफॉर्म करनी है, यू शुड हैव एन ऑनलाइन इंटरप्रेटर। ऑनलाइन से मुराद इंटरनेट वाला ऑनलाइन नहीं है, ठीक है जी। एंड कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एंड सेव्स इट इनटू अनदर लैंग्वेज, जिसको हम एक्जी कहते हैं। ये कंपाइलर होगा आपका। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, डज इट लाइव, जब आपको रिक्वायर्ड होगा उस वक्त आपका जो है कोड को परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूट इट लाइन बाय लाइन एंड टेक्स द इनपुट एंड आउटपुट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। So these are the main differences between the compiler and interpreter. Offline, online, exe and line by line, ये तीन मेजर डिफरेंसेस हमें पता लग गए इंटरप्रेटर में और कंपाइलर के अंदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। Okay, in short, compiler makes a permanent exe file and interpreter does not make any such file. ये साहब कौन है? इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर सर। ट्रांसलेटर, हमने तो ट्रांसलेटर पढ़ा ही नहीं है। ट्रांसलेटर तो दोनों है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी। ये कंपाइलर है कि ट्रांसलेटर, ये इंटरप्रेटर है? सर ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर है। कैसे? जी सर। किन क्योंकि सर ये जो सुन रहा उसको आगे बता रहा है, एज अ होल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहे हैं और परमानेंट एग्जी नहीं बना रहे, द होल, और ये लाइव आपका काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक हो गया। एक और हम केस देखते हैं। व्हाट इफ देयर इज अ पर्सन हु ट्रांसलेट ऑल द कन्वर्सेशन इन पंजाबी एंड रिकॉर्ड इट ऑन सम मीडिया, यानी कि आउटपुट बना दे वो मीडिया के ऊपर और अपलोड इन द साउंड क्लाउड, यानी कि उसने पूरा प्रोग्राम जो है उसने इसको ट्रांसलेट कर दिया। दिस वे वी कैन लिसन टू दिस कन्वर्सेशन इन आवर लैंग्वेज एट एनी टाइम, यानी कि ऑफलाइन हम इसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इट वुड बी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर? कंपाइलर सर। डेफिनेटली कंपाइलर होगा। क्यों? क्योंकि इसको आपने होल ट्रांसलेट कर दिया एक दफा और इसकी आपने एक मीडिया फाइल बना दी है, और जो कि और हमारे पास कंपाइल्ड जो चीज पड़ी हुई है वो आपके पास ऑफलाइन पड़ी हुई है। सो ऑनलाइन और लाइव इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर डेफिनेटली, एंड ऑफलाइन और रिकॉर्डेड इज कंपाइलर। ये हमारा हो जाएगा कंपाइलर। तो आज हमें ये पता लग गया कि कंपाइलर क्या होता है और इसकी फैमिली के अंदर जो दो चीजें हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर, वो क्या क्या चीजें होती हैं। ओके जी सर। अच्छा, अब दो एक्सट्रीम हमने देख ली। अब आगे मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है वो किस तरीके से जो है इस चीजों का बेनिफिट उठा रही हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द जावा एप्लीकेशन इज ए हाइब्रिड अप्रोच। जावा का सोर्स प्रोग्राम जो है पहले कंपाइल होता है इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम जो आपकी डॉट क्लास फाइल बनती है। तो जावा में आपने काम किया हुआ होगा, काम नहीं किया हुआ तो हम छोटी सी असाइनमेंट भी करेंगे यहाँ पे। उसमें आपने जावा को इंस्टॉल करना होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना होगा हेलो वर्ल्ड का, और जब उसको आप कंपाइल करोगे तो आप देखोगे आप वो जो है एक डॉट क्लास फाइल बना रहा है। उस डॉट क्लास फाइल को आप
आपने एक तो वैसे भी ओपन करके देखना है नोटपैड के अंदर उसमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उसको आपने वर्ड पैड पे जो है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट करके मुझे बताना है कि सर इसमें ये इन्फॉर्मेशन नज़र आई है हमें। और फिर जो जावा का कंपाइलर है आपका, जावा की जो क्लास फाइल है, उसके लिए जो है आपका जावा का इंटरप्रेटर होता है जो उसकी क्लास फाइल को लाइन बाय लाइन जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आपका जो जावा का मॉडल है वो एक हाइब्रिड अप्रोच है। सबसे पहले जो है ये कंपाइल होगा बाइट कोड के अंदर डॉट क्लास फाइल में, और फिर बाइट क्लास फाइल जो डॉट क्लास फाइल है वो जो है उसको आपकी जावा वर्चुअल मशीन जो है JVM उसको जो है लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इसकी हाइब्रिड अप्रोच। जी सर। और आपको टास्क भी पता लग गया कि आपने टास्क क्या करना है। ठीक है जी। जावा वाला जी जावा इंस्टॉल कर लेना, जी और सर। उसकी जो डॉट क्लास फाइल है उसको आपने एक्सप्लोर करना है, देखना है। हेलो वर्ल्ड वाला भी हेलो वर्ल्ड लिख लेना, कुछ भी लिख लेना उसको। जी सर ठीक है। Bytecodes compiled on one machine can be interpreted on another machine, perhaps across a network. बल्कि आप ये भी कर सकते हो, अपनी क्लास फाइल जो है उस क्लास फाइल को जावा सी कमांड होती है उसके अंदर, जावा सी कमांड दोगे तो वो उससे आपके पास डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी। अब वो डॉट क्लास फाइल जो है वो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, मुझे भेज दो, किसी फ्रेंड को भेज दो, और वो बंदा जो है जिसको आप भेज रहे हो वो एक कमांड होगी जावा की कमांड लिखोगे और उसको चलाओगे तो वो आपके पास फाइल चल जाएगी, अगर वो आपकी क्लास जो है सही कंपाइल हुई है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको करना चाहिए। बाइटकोड कंपाइल्ड इन वन मशीन कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन अनदर मशीन अक्रॉस द perhaps across the network. Some Java compilers called just-in-time compilers translate the bytecodes into the machine language immediately before they run the intermediate program to process the input. तो just-in-time जो compilers हैं वो आपके इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। ये जी आपका जावा का मॉडल है जी। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम ने ट्रांसलेटर लिया और उसके बाद जो है आगे JVM है आपकी जावा वर्चुअल मशीन, उसने आपकी डॉट क्लास फाइल को और रन टाइम पे आपके जितने भी इनपुट्स रिक्वायर्ड है या डेटा रिक्वायर्ड है वो लेगी JVM, और उसको जो है आपके आउटपुट के अंदर जो है एक्सी के अंदर उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है? ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। अ सोर्स प्रोग्राम may be divided into the modules stored in separate file. आपका जो एक बड़ा सा आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है, मिसाल के तौर पे आपने कोई वो बना लिया है, पोर्टल बना लिया है। अब जो आपका अगर पोर्टल बनता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसमें स्टूडेंट के जो है कोर्स की एनरोलमेंट भी हो रही होती है, उसका फाइनेंस का भी आ रहा होता है, फ्री वाउचर भी जनरेट हो रहे होते हैं, एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है, टीचर्स कौन कौन से पढ़ा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है जी। तो सोर्स प्रोग्राम में बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स। The task of collecting the source program is sometimes entrusted to a separate program called preprocessor. तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? उन डिफरेंट मॉड्यूल्स को या उन डिफरेंट क्लास फाइल्स को या उन डिफरेंट हेडर फाइल्स को इकट्ठा करता है और उनका जो है रेफरेंस जनरेट करके उस प्रोग्राम के अंदर उसका एड्रेस जो है वो एम्बेड करता है। ठीक है जी, प्री प्रोसेसर का आइडिया हो गया आपका। आपके पास भी ये iostream.h है, आपके conio.h है। ठीक है, ये डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं, और आप ये जो सी आउट सी इन यूज कर रहे हो तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं आपको इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। अब उनकी जो कोडिंग है, जो उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट हेडर फाइल्स में लिखी हुई है।
तो प्री प्रोसेसर जो है वो उनको इकट्ठा करके आपके सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसको ऐड कर देते हैं। दो और चीजें इस्तेमाल होती हैं जी कंपाइलर के अंदर आपके साथ जिसकी हेल्पफुल होती हैं, दोज आर लिंकर्स एंड लोडर्स। लिंकर्स एंड लोडर्स क्या होते हैं जी? लार्ज प्रोग्राम्स आर ऑफन कंपाइल्ड इनटू पीसेस, so the relocatable machine code मैंने आपको बता दिया था, may have to be linked together with other relocatable object files and library files into the code that actually runs on the machine। इसकी हम मिसाल ये भी ले सकते हैं कि आपके पास आपने नोटपैड यूज करना है मिसाल के तौर पर, या आपने कोई मीडिया प्लेयर यूज करना होता है, तो लिंकर जो है इसको फैसिलिटेट करेंगे उस एड्रेस को ट्रांसलेट करने के लिए। या आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी जो है आपस में लिंक कर सकते हो, जैसे भी हमने पोर्टल की एग्जांपल ली है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में लिंक कर सकते हो। और लोडर्स नाम से ही जाहिर है कि लोडर्स क्या करेगा, उस एग्जीक्यूटेबल जो है ऑब्जेक्ट को वो मेमोरी के अंदर लोड करेगा, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो जो है आपके पास मीडिया प्लेयर हो, ठीक है जी। So the linker resolves the external memory addresses where the code in one file may be referred to a location in another file. The loader then puts together all of the executable object files into the memory for the purpose of execution. So linker and loaders are very important. Linker जो है वो resolve करेगा external memory addresses को, link बनाएगा, और लोडर जो है वो एक्चुअली जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को मेमोरी के अंदर लोड कर देगा। कुछ कंपाइलर आपके ऐसे होते हैं जो सोर्स टू सोर्स कंपाइल करते हैं। सोर्स का मुराद सोर्स कोड ही है और दूसरे सोर्स का मुराद भी सोर्स कोड ही है, यानी एक सोर्स कोड से दूसरे सोर्स कोड के अंदर जो कंपाइल करेगा दैट वुड बी सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। Compiler that translate the high level language into another high level language is called source to source compiler। यानी कि जावा को आप कन्वर्ट कर सकते हो, सी प्लस प्लस में आप जावास्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। जी